नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। और आज 98 नंबर क्लास है। बस शतक से 2 कदम दूर। वक्रोक्ति सिद्धांत फर्स्ट ग्रेड में और असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट में ये टॉपिक लगता है। ये इस टॉपिक का मैटर नहीं मिलता है, बस सिर्फ शॉर्ट में कुछ मैटर मिल जाता है। लेकिन आज की क्लास में आपको विस्तृत मैटर भी मिलेगा और समझ भी आएगा, क्योंकि केवल मैटर पढ़ने से ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। आपको यही कहना है कि अगर आपके आसपास को किसी भी प्रकार की कोई भी अस्त व्यस्तता है या फिर कोई शोर शराबा है तो एकाग्रचित होकर क्लास देखें, वरना आज का ये टॉपिक खाला का घर बिल्कुल नहीं है। आप सोच रहे हो आसानी से समझ आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टॉपिक आपसे पूरी मतलब एक तरह से क्या पूरा ध्यान मांगता है। ठीक है, ढंग से समझना। क्लास थोड़ी बड़ी भी हो सकती है आज, बाकी मैंने इसको बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया आपके समक्ष। चलिए, नोट्स में और भी विस्तृत लिखा हुआ, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए आज हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। उसमें काफ़ी विस्तृत है, लेकिन मैं आप समझाने के लिए इसको और भी मैंने संक्षिप्त किया है और मेन चीज पर फोकस किया है जहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए, सबसे पहले वक्रोक्ति। तो वक्रोक्ति शब्द वक्र धन उक्ति के योग से बना है। शाब्दिक अर्थ सर क्या होता है? हमने तो आज तक यही सुना है, टेढ़ा कथन, टेढ़ी उक्ति, जिसमें व्यंग हो, वही सुना है आज तक। सब देखेंगे। इसका प्रवर्तन यानी इसके प्रवर्तक किसे कहा जाता है? कुंतक। वक्रोक्ति का प्रवर्तक कुंतक को कहा जाता है। तो सर इसका मतलब सबसे पहले क्या वक्रोक्ति पर कुंतक ने ही बोलना स्टार्ट किया, लिखा था? नहीं, उससे पहले भी भामह, दंडी, इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने इसका विवेचन किया। लेकिन यद्यपि इनसे पूर्व वक्रोक्ति तत्व व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में जो है प्रयुक्त होता आया है। अब अगर व्यापक अर्थ की बात करूं तो व्यापक अर्थ पर इस पर विस्तृत चर्चा करने में भामह है, दंडी है, इनका विशेष योगदान रहा है व्यापक अर्थ में। और जिन विद्वानों ने वक्रोक्ति पर बातें की है उनमें व्यापक अर्थ पर बात करने वालों में भोजराज का नाम भी है, ठीक है, उसमें बाण भट्ट भी है, ठीक है, और कुंतक खुद भी है। इतने विद्वानों ने इसके व्यापक अर्थ पर ही फोकस किया है, संकुचित अर्थ की ओर ध्यान नहीं दिया। संकुचित का मतलब उसे कोई एक अलंकार कह देना, उसे कोई एक भेद कह देना, वो संकुचित। व्यापक मतलब विस्तृत चर्चा की है। तो कुंतक से पहले भी वक्रोक्ति पर व्यापक अर्थ को लेकर, दोनों अर्थों को लेकर विशेष चर्चा हुई है। लेकिन कुंतक ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए इसे काव्य का क्या माना? जीवित माना। यानी काव्य का एक तरह से क्या माना? काव्य की आत्मा माना है। काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है। जीवित का मतलब काव्य की आत्मा माना है। अब कुंतक को प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि कुंतक के बाद किसी ने इसका न तो खंडन किया न मंडन किया। कुंतक के उपरांत इस सिद्धांत का अनुकरण नहीं हुआ, यानी इस सिद्धांत पर किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की। और अगर इसका इसका कोई खंडन नहीं हुआ, लेकिन विश्वनाथ ने एक प्रयास जरूर किया था। उन्होंने खंडन अवश्य किया, मगर वो खंडन अशास्त्रीय और असंगत है। यानी वक्रोक्ति पर कुंतक से पहले जो चर्चा होनी थी वो हो गई। उसके बाद जो चर्चा होती है वो एक विश्वनाथ करता है, खंडन करता है। लेकिन खंडन के बाद भी जो तर्क दिए जाते हैं वो अशास्त्रीय और असंगत तर्क माने जाते हैं। पहली चीज तो ये समझी, वक्रोक्ति शब्दों का 2 रूपों में प्रयोग होता है। ध्यान से समझते जाना, बहुत टॉपिक है जोरदार, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको बड़ा आनंद आएगा। आगे आज आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं आप में से मात्र 5% में लो तो 5% जिन्होंने पहले इस टॉपिक को बहुत विस्तृत पढ़ रखा है। बाकी मैं नहीं समझता कि किसी ने इस टॉपिक की इतनी गहराई में कोई गया होगा, ठीक है। और मैंने उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी से समझ सके। रीति और अलंकार की भांति वक्रोक्ति शब्द का भी काव्य शास्त्र में पहले व्यापक और फिर संकुचित दोनों रूपों में प्रयोग हुआ है। कोई खास बात नहीं।
कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यह बात आ गई कि कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक है, किंतु इनसे पूर्व भामह और दंडी के ग्रंथों में वक्रोक्ति के व्यापक रूप का स्रोत स्वीकृत किया गया है। कुंतक के समकालीन भोजराज ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है, तो मम्मट आदि आचार्यों ने इसके संकुचित यानी व्यापक अर्थ जिन्होंने बताया है। मैं फिर बता देता हूं कि व्यापक अर्थ बताने वालों में आप अगर पूछे कि किस किस का नाम है, तो कुंतक का नाम है, भामह का नाम है, दंडी का नाम है, बाणभट्ट का नाम है, ठीक है, और भोजराज का नाम है। ये सारे व्यापक वाले हैं। इसके अलावा जो मम्मट आदि जो भी आचार्य आएंगे वो सारे वक्रोक्ति का संकुचित अर्थ जो है वो प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, खाली छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे। भामह, सबसे पहले भामह वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए कहते हैं इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। क्या मानते हैं? अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। यानी सबसे पहले भामह ने वक्रोक्ति को क्या माना है? अतिशयोक्ति का पर्याय। तो क्या माना है? भामह ने इसे अतिशयोक्ति का पर्याय माना है और सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व घोषित किया है। यानी अगर पूछा जाए तो भामह क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति जो है वो अलंकारों का अनिवार्य तत्व है। क्या है? अनिवार्य तत्व है। तो एक चीज ये क्लियर होती है, इसी से ही ये अर्थ इसका चमत्कृत होता है, उठता है। उनके अनुसार इसके बिना रचना यथार्थ काव्य न होकर केवल कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र रह जाती है। तो मतलब क्या हुआ? सीधा है कि भामह जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का यानी अतिशयोक्ति का, किसी भी चीज को चमत्कार पूर्ण करके कहना ही अतिशयोक्ति कहलाती है। यानी एक तरफ अतिशयोक्ति अलंकार से नहीं लोगे, यहां पर अतिशयोक्ति का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर चमत्कार पूर्ण करके कहना ही जो है वक्रोक्ति है, यानी अतिशयोक्ति का पर्याय है। समझ के बात आप? दूसरा ये कहते हैं कि अलंकारों का अनिवार्य तत्व कह सकते हैं, इसे सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व, इसको समझने का प्रयास करें। यानी वक्रोक्ति जो है वो सब अलंकारों का पर्याय, मतलब सब अलंकार, जितने भी अलंकार हैं, एक दो को छोड़ दे तो उन अलंकारों में क्या होता है, किसी भी बात को थोड़ा सा बढ़िया, जैसे मान लो चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तो यहां पर भी क्या हुआ, सीधा सीधा नहीं कहा तुम्हारा मुख सुंदर है, बल्कि बात को घुमा फिरा के कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सीधा सीधा नहीं कहा, बल्कि बात को घुमा फिरा कर। यानी सब अलंकारों का अनिवार्य तत्व क्या है? वक्रोक्ति है। यह बात कहता कौन है? बोला भामह कहता है। बात क्लियर? आगे चलते हैं। दंडी ने समस्त वांग्मय, वांग्मय यानी एक तरह से काव्य, वांग्मय को प्रमुख दो भागों में, एक तो स्वभावोक्ति और एक वक्रोक्ति, दो भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, दंडी ने दो भागों में विभाजित किया है वांग्मय को, ठीक है, तथा स्वभावोक्ति को छोड़कर उपमा आदि सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। वही सेम बात हो गई। पहले इन्होंने क्या किया, पूरे काव्य को दो भागों में स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में बांट दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि स्वभावोक्ति को तो छोड़ दो, बाकी सभी अलंकार जो है ना, यानी स्वभावोक्ति अलंकार को छोड़ दो, बाकी सभी अलंकारों का पर्याय क्या है? वो वक्रोक्ति है। तो ये सेम बात ही तो कौन कहता है? ये सेम बात हो गई, ये दंडी भी कहता है और भाई उसने क्या कह दिया, तत्व की जगह क्या कह दिया? पर्याय कह दिया, कि भाई सब अलंकारों का पर्याय जो है वो है वक्रोक्ति, और ये कहते हैं अलंकारों का अनिवार्य तत्व और अतिशयोक्ति का पर्याय है। तो बात लगभग सेम सी आएगी। वामन से पूछा कि भाई आप बताओ वक्रोक्ति क्या है, तो वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना। ये लीजिए नई चीज निकल के आ गई कि वामन कहता है ये केवल एक क्या है? अर्थालंकार है। बात वही आ गई कि यानी सभी अर्थालंकार जो हैं वो उनमें वक्रोक्ति विद्यमान है, उनमें वक्रोक्ति क्या है? विद्यमान है, जिसका लक्षण है सादृश्या लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आधारित लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। मतलब इन्होंने जो गौणी लक्षणा है, यहां पे लक्षणा से मतलब है कि गौणी लक्षणा को ही वक्रोक्ति का पर्याय मान लिया, जो कि एकदम अनुचित माना जाता है, जो काव्य की दृष्टि से अनुचित माना जाता है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार माना। ये लीजिए, अब फिर से एक चीज निकल के आई, किसके बारे में आई? रुद्रट। रुद्रट कहते हैं कि यह तो एक शब्दालंकार है,
रुद्रट क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति क्या है, एक शब्दालंकार है। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ सुन रहे हो आप कि कौन क्या क्या कहता है, वक्रोक्ति शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है ना, मैंने इसीलिए आज इस टॉपिक को इतना गजब लिखने का प्रयास किया है, मात्र स्वीकार करते हुए इसके प्रचलित दो भेदों का उल्लेख किया है, काकु वक्रोक्ति और सबंग वक्रोक्ति। यानी वक्रोक्ति के दो भेद मानते हैं। रुद्रट कितने भेद मानते हैं? दो भेद मानते हैं। ये क्लास आप पूरी देख लेना, उसके बाद कभी आपको वक्रोक्ति देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्लास एक ऐसी क्लास है जिसके बीच में नहीं जाया जाएगा, और दूसरा मैं इस क्लास के बीच में कोई दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता। ठीक है, आनंदवर्धन इसे वाच्यालंकार मात्र स्वीकार करते हैं। यानी यहां पर आनंदवर्धन से पूछा कि भाई आप क्या मानते हो? आनंदवर्धन, तो आनंदवर्धन ने इसे वाच्यालंकार कहकर संबोधित किया है। सब विद्वान अलग अलग कहकर संबोधित करते हैं। भोजराज ने वक्रोक्ति के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए वक्र वचन को, यानी टेढ़ी बात को जो है वो काव्य कहा है, अर्थात समस्त वांग्मय को दंडी के समान उपयुक्त दो प्रकारों की बजाय तीन प्रकारों में, दंडी ने दो में बांटा था, भोजराज ने तीन प्रकार में जो है पूरे वक्रोक्ति को बांटा है। और कौन कौन से हैं? एक वक्रोक्ति, एक समासोक्ति, रसोक्ति, और एक स्वभावोक्ति। एक वक्रोक्ति नंबर एक, दूसरा रसोक्ति, और तीसरा स्वभाव। प्रश्न कैसे आया कि भोजराज द्वारा किए गए वक्रोक्ति के भेद में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो वहां पे आपको ये याद होना चाहिए, वक्रोक्ति है, रसोक्ति है, स्वभावोक्ति है। अब एक ऑप्शन में वो काकु वक्रोक्ति दे देगा, लेकिन हमें लगेगा यार काकु वक्रोक्ति तुम्हारे पढ़ी हुई है, इनमें से कोई एक। अच्छा, स्वभावोक्ति तो वो खुद कहता है, तो स्वभावोक्ति भी आपके पढ़ी हुई है, लेकिन रसोक्ति आपके पढ़ी हुई नहीं होगी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दो भेद किसके हैं, तीन भेद किसके हैं, क्या क्या भेद हैं वो याद रखना। मम्मट और विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार माना है। ये लीजिए, फिर चलते हैं पीछे। मम्मट और विश्वनाथ, तो मम्मट ऑब्लिक विश्वनाथ, ये दोनों क्या कहते हैं? शब्दालंकार। बोला कि ये वक्रोक्ति तो क्या है? शब्दालंकार है। सबका अलग अलग व्यू है। ठीक है, वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना। रुयक, विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित, इन्होंने क्या माना? रुयक, विद्यानाथ और जो है एक कौन सा रह गया? अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित, इन्होंने क्या माना? अर्थालंकार। अब आपको नहीं लगता कि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, कि किसने अर्थालंकार माना है, किसने शब्दालंकार माना है, किसने कुछ और माना है। इस टाइप से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया ये, रुयक, विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित ने क्या माना है? अर्थालंकार माना है। मम्मट, विश्वनाथ ने क्या माना है? शब्दालंकार माना है। ठीक है, ये तो अब तक के विद्वानों की थी चर्चा कि किस विद्वान ने क्या क्या माना है। अब शुरू होता है कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत। अब ध्यान से समझना, कुंतक वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ लिया। उनके अनुसार वक्रोक्ति कहते हैं वेदज्ञ भंगी भणिति को, अर्थात कवि क्रम कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को। यानी वक्रोक्ति आपको कवि कर्म से उत्पन्न, कवि कर्म भी एक कौशल है, एक आर्ट है, एक मतलब प्रैक्टिस से एक प्राप्त की हुई कला है, उससे उत्पन्न जो वैचित्र्यपूर्ण कथन जो होते हैं, जो टेढ़े कथन होते हैं, जिसके माध्यम से मतलब चमत्कारपूर्ण कथन कह सकते हैं, वही क्या कहलाती है? वक्रोक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो काव्य तत्व किसी कथन में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, इस लोक से अलग कुछ चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसका नाम ही क्या है? वक्रोक्ति है। यहां पर हम सबसे पहले वक्रोक्ति की परिभाषा ढंग से परिभाषा हम यहीं पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोकवार्ता से, या यूं कहिए लौकिक सामान्य वचन से विशिष्ट कथन वक्रोक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा मुख सुंदर है, तुम्हारे जो कलाइयां हैं वो कोमल है। इस बात को थोड़ा सा विशेष तरह से कहना कि कोमल कलाइयां कुसुम सी और तुम्हारी आंखें सुंदर है, ये कहने के बजाय और नयन मृग नयन से सुंदर, तो सामान्य कथन को
विशेष सामान्य कथन को विशिष्ट माध्यम से कहना ही क्या कहलाती है? वक्रोक्ति कहलाती है। लोग क्या टेढ़े कथन से तात्पर्य क्या ले लेते हैं? व्यंजना शब्द ले लेते हैं, वो गलत है। बल्कि यहां पे वक्रोक्ति का मतलब हुआ सामान्य वचन से विशिष्ट कथन की ओर ले जाना, सामान्य बात को विशेष। भाई अलंकारों में क्या होता है? अलंकारों में एक सरल सी बात को जो है वो मतलब एक चमत्कारपूर्ण कथन के साथ कहा जाता है। सीधा इतना कहना क्या जो है, लो भाई काले बादल बिखर गए, काले बादल बिखर गए। अभी तो लग रहा था बारिश आएगी, अब तो बादल जो है बिखर गए। इस बात को कहना कि काली घटा का घमंड घटा, ये कहना चमत्कारपूर्ण कहना, ये है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति सर ये तो अलंकार, अरे अलंकार वक्रो, ये इसीलिए तो काव्य की आत्मा भरत, कोई रस मानता है, कोई रीति को मानता है, कोई अलंकार को मानता है, कोई वक्रोक्ति को मानता है। सब ने अपने अपने सिद्धांत दे रखे हैं। इसी तरह से भाई भगवान तुमने न जाने कितने लोगों को जो है मोक्ष प्रदान किया है, मुझे ही प्रदान कर। तो यहाँ पे जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, ये क्या है? सरल सी बात को, सामान्य सी बात को विशिष्ट माध्यम से कहना ही वक्रोक्ति कहलाती है। यानी वक्रोक्ति एक तरह से अलंकार का पर्याय ही है। अब अपन, कोई कहता है शब्दालंकार से, कोई कहता है अर्थालंकार से, अपने को क्या समझना है? अलंकार में जो चमत्कार उत्पन्न है ना, वो किस कारण है? वो वक्रोक्ति के कारण है। वो किसी भी अलंकार का उदाहरण में आपको लगता है कि यार ये अलंकार कितना जोरदार है, इसमें कितनी बढ़िया बात, तो वो जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है उस पंक्ति में, वो वक्रोक्ति के कारण है, या उस चमत्कार को ही वक्रोक्ति कहा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने वक्रोक्ति को एक और तो काव्य का अपूर्व अलंकार, ऐसा एक अलंकार जैसा पहले कभी प्रयुक्त नहीं हुआ कहा, और दूसरी ओर उसे विचित्र अभिधा भी कह दिया। अब अभिधा में तो सीधा सीधा सरल कथन होता है, वहां तो चमत्कार होता नहीं, लेकिन एक विचित्र अभिधा है। विचित्र अभिधा, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो था ना, वो शब्दालंकार की ओर ज्यादा था। इनका झुकाव जो था वो कहीं ना कहीं शब्दालंकार की ओर ज्यादा था। ठीक है, अब इसके जब भेदों की बात करते हैं तो कुंतक ने 6 प्रकार की वक्रोक्ति बताई है। कितने बताए वक्रोक्ति के भेद? 6। देखिए इन 6 भेदों के भी आगे भेद होते होते लास्ट में कुल 38 भेद उपभेद निकलेंगे। कुल 38 उपभेद हैं। कितने हैं? 38। और मैं आज की क्लास में आपको 38 भेद या उपभेद पढ़ाऊंगा, और आपको लगता है कि सर इतने याद थोड़ी होंगे, आपको याद भी होंगे, समझने हैं, याद कुछ नहीं करने। सबसे पहले ध्यान रखना कि उन 6 भेदों में कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं। एक होता है वर्ण विन्यास वक्रता, यानी वर्णों के आधार पर जो है वो चमत्कार उत्पन्न होता है। अब वर्णों के आधार पर कैसे? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, रघुपति राघव राजा राम को, है ना। इसी तरह से दारिद्र दसानन दबाई दु निदीन बंधु दुरित दहन समतुल। तो ये जो द के कारण, त के कारण जो वक्रता आई है, जो चमत्कार आया, वक्रता मतलब चमत्कार, जो चमत्कार आया वो क्या है? वो वर्ण विन्यास है। यहां पे है। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता। एक है पद परार्ध वक्रता, एक पद से पहले और एक पद के बाद। फिर है वाक्य वक्रता, फिर है प्रकरण वक्रता, और फिर आएगी प्रबंध वक्रता। 6 प्रकार की जो है वक्रोक्ति मानी जाती है। वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध और पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। ये 6 प्रकार की वक्रता आपको देखने को मिलेगी। तो 38 में से 6 गए, पीछे कितने बचे? 32। अब देखिए धीरे धीरे कम होते चलेंगे। सबसे पहले हम वर्ण विन्यास वक्रता को जानते हैं। मैंने वैसे आपको बता दिया, जो वर्णों पर डिपेंड करेगी, जो चमत्कार, जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वक्रता यानी चमत्कार, ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना। इतना अच्छा न तो मिला है न मिलेगा। क्लास खत्म होने के बाद आप खुद कहोगे हमने वक्रोक्ति सिद्धांत इस तरह से पहले कभी नहीं पढ़ा। ये दावे के साथ कह रहा हूं, और ये घमंड नहीं है, ये अपनी मेहनत पे विश्वास है कि मैंने कल और आज 2 दिन रहकर इस टॉपिक को किस तरह से आप तक अभिव्यक्त कर पाऊं, उसके लिए मैंने प्रयास किया, और बहुत अच्छे सरल तरीके से प्रस्तुत करूंगा। जितना आपको सरल लग रहा है ना, मुझे पढ़ते हुए उतना सरल लगा नहीं था, मैंने सरल बनाने का प्रयास भी किया। तो वर्ण विन्यास वक्रता का मतलब वर्ण विन्यास चमत्कार। वर्ण विन्यास चमत्कार यानी वर्णों पर डिपेंड करेगा, यही हुआ ना। वर्णों के विन्यास पर आधारित वक्रता, सभी शब्दालंकारों विशेषता अनुप्रास। देखो मैंने अभी क्या कहा था, ये बात मैंने कह के आया हूं कि कुंतक का झुकाव शब्दालंकार की ओर था। सभी शब्दालंकारों विशेषता अनुप्रास और यमक,
विशेषतः अनुप्रास और यमक के उदाहरण जहां होते हैं दोस्तों, वहां पर यूं समझ जाओ कि वहां वर्ण विन्यास वक्रता है। जहां पर भी आपको कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना, वर्ण विन्यास वक्रता है। ठीक है, इसमें जैसे होते हैं या तो एक या दो से अधिक वर्णों की थोड़े थोड़े अंतराल से जो है आवृत्ति होती है, कि कनक कोमल केसर कलियां ज्ञान गिरा गुण की गलियां। कितना अच्छा उदाहरण है कि कनक कोमल केसर कलियां, क की आवृत्ति देखिए, ज्ञान गिरा गुण की गलियां, ये है वर्ण विन्यास वक्रता, क्योंकि वर्णों के विन्यास के कारण जो है चमत्कार है। वर्गांत युक्त स्पर्शों की आवृत्ति वर्ग के अंत में जब आती है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, पोलियो की दवा है गुणकारी, है ना, तो यहां पे हारी और गुणकारी, तो ये क्या है, ये वर्गांत युक्त स्पर्शों की आवृत्ति। त न ल के द्वित्व रूप में त न ल की आवृत्ति जहां होती है, वहां पर भी जो है वो क्या होते हैं, मतलब यानी द्वित्व व्यंजन जो होते हैं उनकी आवृत्ति जहां होती है, वहां पर भी क्या होता है, वर्ण विन्यास वक्रता होती है। या फिर रकार युक्त जो वर्ण होते हैं, कई बार वो आते हैं, सिर्फ केवल रकार युक्त वर्णन होते हैं, वहां पर भी ये होता है। जैसे चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्त सौमित्र भी, तो ये त्र की यहां पे वक्रता है। इसका मतलब सर ऐसा हुआ कि अगर जैसे मान लो कहीं जैसे इसमें आया है संयुक्त व्यंजन, जो हम श्रुति कटुत्व दोष वगैरह में या सॉरी ओज गुण के जो उदाहरण पढ़ते हैं गुण के, तो वहां पर ये वक्रता देखी जा सकती है, बिल्कुल देखी जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखिए, कुंतक ने वर्णों के विन्यास को एक प्रकार की वक्रता या चमत्कार स्वीकार किया है और उनके विवेकशील प्रयोग पर बल देने के उद्देश्य से निम्नोक्त प्रतिबंधों का निर्देश दिया। मतलब अब यहां पे वो जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कुंतक की, कि वे कुंतक जो है वो वर्ण विन्यास में वक्रता तो स्वीकार करता है, लेकिन वो कुछ सीख देता है कि भाई जो आपकी जो ये सीख याद रखना, जो आपकी वर्ण विन्यास वक्रता है, वो सबसे पहले उनकी कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। एक तो ये सबसे पहले क्या होनी चाहिए, विषयानुकूल होनी चाहिए। विषयानुकूल, जो आपकी वक्रता है वो विषयानुकूल होनी चाहिए। पहली चीज तो ये, इसे विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे, विषय के अनुकूल अगर वक्रता होती है तो ज्यादा बढ़िया लगती है। दूसरा ये कहता है कि ये प्रसाद गुण युक्त हो, प्रसाद गुण अगर युक्त होगी तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। जो वक्रता है, जो चमत्कार है, वो विषय के अनुकूल हो और प्रसाद गुण के युक्त हो तो आनंद आ जाएगा। तीसरा है कि श्रुति सुखद हो, सुनने में क्या लगता है, श्रुति सुखद होना चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगना चाहिए। चौथा, हां उसमें चमत्कार तो होना ही चाहिए, नहीं वैचित्र्य पूर्ण हो, विचित्रता पूर्ण होनी चाहिए। ये कुछ बातें बताते हैं, कुंतक बताते हैं और कोई दूसरा नहीं बताता है, ठीक है, तो चार बातें हो गई, और तो कौन सी होगी, और तो फिर प्रसाद गुण वाली बता ही दी मैंने, है ना। हाँ एक चीज और है, पुण्य आवृत न हो, नहीं ये तो नहीं होगा, असुंदर वर्णों से युक्त न हो, ये होनी चाहिए तो, हाँ ये ठीक है, असुंदर वर्णों से युक्त न हो। इसका मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, सुंदर वर्णों से युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुंदर वर्णों से युक्त होना चाहिए। बस एक चीज ये याद रख लेना, आपको कोई दिक्कत और नहीं आएगी, ठीक है। ये निर्देश दिए हैं वक्र विन्यास वर्ण विन्यास वक्रता के। कुंतक कहता है कि वर्ण विन्यास जो होता है उसमें भी एक तरह से चमत्कार होता है, लेकिन वो चमत्कार लाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विषय के अनुकूल हो, प्रसाद गुण से युक्त हो, श्रुति सुखद हो, वैचित्र्यपूर्ण हो और असुंदर वर्णों से क्या हो, युक्त हो। इसका मतलब पेपर में प्रश्न आ गया कि वर्ण विन्यास वक्रता का निम्न में से कौन सा लक्षण होना चाहिए या कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त आपके पास ये 5 लक्षण होने चाहिए। निश्चित रूप से ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक प्रश्न बनता है यहां से, और जो पढ़ रहे हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। पद पूर्वार्ध वक्रता, दूसरा भेद हमने पढ़ा था पद पूर्वार्ध, और फिर हम पढ़ेंगे पद परार्ध पढ़ेंगे। तो ये पूर्वार्ध है, पद के पूर्वार्ध पर, यानी किसी भी पद के पूर्वार्ध, पहले पद के पहले
आधारित वक्रता, इसमें 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पद पूर्वार्ध के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता, रूढ़ी की विचित्रता। रूढ़ी से किसी असंभव अर्थ, ध्यान से समझ जाना, जब रूढ़ी से, परंपरा से, एक परिपाटी से असंभव अर्थ का जब आरोप द्वारा प्राप्त में वक्रता होती है, तब वहां पे रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता कहलाती है। सर ये कैसे होती है? मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मणि हूं या कांच। मैं चाहे मणि हूं, चाहे मैं कांच हूं, मैं चाहे तुम्हारे काम का हूं, चाहे मैं नहीं हूं, मुझ में मेरा राम रमा है। अब यहां पर मेरा राम रमा है मुझ में, यहां जो राम है, इस राम का मतलब श्री राम, दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि यहां इस राम का मतलब है कि दयालुपन, है ना, रक्षक। यहां इसके अर्थ क्या लिए जाएंगे? दयालु या रक्षक अर्थ लिए जाएंगे। तो यहां पे जैसे कहते हैं ना कि यार तेरे में राम नहीं है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? आप देखिए, मैं सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए एक बात बोलता हूं, रियल बता रहा हूं। इस टॉपिक को मतलब इससे पहले मैंने इतना अच्छा न कभी पढ़ा था और न इतना अच्छा कभी पहले पढ़ाया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सार्वजनिक मंच है, झूठ यहां बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता क्या होती है। तब इसको इस उदाहरण मात्र से कैसे समझे, तब मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं हमेशा बोलता हूं उदाहरण अपने आसपास के लो। तब ये चीजें कि सर राम का मतलब, आप कई बार बोलते हैं कि जैसे कोई कुत्ते को पत्थर मार देता है या कुत्ते के चलते लात मार दी, अरे यार तेरे में राम नहीं है क्या? तेरे राम निकल गयो, ये राम निकल गयो, तेरे में राम नहीं है क्या? ये राम कौन सा राम है? क्या ये दशरथ पुत्र राम है? नहीं। अर्थात तेरे में थोड़े बहुत मतलब दया की भावना नहीं है, तेरे में जो इंसानियत नहीं है, तेरे में मानवीयता नहीं है, ये वो राम। यहां पे इस शब्द में कुछ चमत्कार है, कुछ वक्रता है, और वो वक्रता क्या है? ये दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि दयालु और रक्षक, जो मतलब इस राम के पर्याय आए हैं, दयालु और रक्षक। समझ में आई? यहां पे दशरथ पुत्र राम नहीं है। मैं चाहे कितना ही गंदा हूं, मैं चाहे कितना ही बदमाश हूं, मैं चाहे कितना ही बेकार हूं, लेकिन मेरा राम मुझ में है। मेरा राम यानी जो मुझ में इंसानियत है वो मुझ में है, मैं चाहे मणि हूं चाहे कंचन हूं। ये होती है रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता। पहला भेद किसका? पद पूर्वार्ध, पद से पूर्वार्ध। आगे देखिए पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता को कैसे समझेंगे? किसी विशिष्ट पर्यायवाची पर आश्रित वक्रता। यानी इसमें क्या होता है? पर्यायवाची का खेल होता है। कोई ऐसा पर्यायवाची आता है, जैसे गाय की जगह मान लो गाय का कोई पर्यायवाची आ जाए, नेत्र आंख जहां आ सकता था वहां कोई नया पर्यायवाची आ जाए, तो लख कर शायर अरु तुम्हें कर सायक सरचाप, देखत हूं खेदत मनु मृग ही पिनाकी आप। यहां पे अभी जो पिनाकी शब्द आया, अब पिनाकी शब्द यहां पर मतलब किसके पर्यायवाची आया? तो यहां पे बात इस छंद में ये शिव जी के लिए, शिव अगर वर्णन कर देते तो बहुत इजी वे में समझ आ जाता। देखत हूं खेदत मनु मृग ही पिनाकी आप। तो यहां पे शिव का पर्यायवाची लिया, और वो भी कैसा पर्यायवाची? पिनाकी। इससे चमत्कार आया है कि अरे यार पिनाकी मतलब पिनाकी शब्द पढ़ते ही, है ना। इसके अलावा एक और भी है, मैथिली शरण गुप्त का है, कृषि प्रधान देश। चलिए तीसरी है उपचार वक्रता। कौन सी है? उपचार वक्रता। सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले भी प्रस्तुत पर उस अप्रस्तुत के आरोप, ध्यान से समझ लेना, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप के द्वारा जहां वक्रता होती है वहां पर जो है उपचार वक्रता होती है। जैसे धर्म का, सामान्य धर्म का प्रस्तुत के साथ लेश मात्र ही संबंध हो। देखिए जल भी परम उमंग भरा, नाच रहा है रंग भरा। जल भी, अब एक बात देखिए, जो जल है उस पर किसी जल पर एक नर्तक का आरोप कर देना, भाई जल जो है वो नर्तन करने वाला कैसे हो सकता है? कि जल भी परम उमंग भरा, नाच रहा है रंग भरा। जो जल है वो नाच रहा है, जल भी नाच सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पे जल पर किसका आरोप किया गया है? नाचने का आरोप किया गया। ये बिल्कुल विचित्र बात है। ये चमत्कार इसलिए आया कि यार गजब, मतलब जल नाच रहा है,
क्या मतलब क्या चमत्कार उत्पन्न किया होगा। नीरव संध्या के में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम। यार शाम, शाम में गांव डूब गया। ये देखिए चमत्कार, देखिए नीरव संध्या में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम पान। यानी संध्या पर किसका आरोप कर दिया गया? जल। एक तरह तो शाम जो है संध्या का समय, वो जल कैसे हो सकता है? जल जो है मतलब डूबा है, डूब कैसे सकता है? गांव शाम संध्या में कैसे डूब सकता है? यह होती है उपचार वक्रता, जहां पर एक प्रस्तुत पर उस अप्रस्तुत के द्वारा आरोप वक्रता होती है, जिसके सामान्य धर्म का प्रस्तुत के साथ लेश मात्र ही संबंध होता है। फिर आती है विशेषण वक्रता। विशेषण है, विशेषण कहां लगते हैं? आगे लगते हैं बस। जहां और इतने जोरदार विशेषण होंगे जहां विशेषणों का कारण हो वक्रता, मतलब वक्रता यानी चमत्कार जो है वो विशेषण पे होगा। जैसे इस शब्द में सज्जनता, सजनता और विजनता, शब्द में चमत्कार नहीं है। कैसे सर? तो कहा मूक स्तब्ध कल कल विकल, कहां पर है? देखिए मूक स्तब्ध सजनता मेरी, कल कल विकल विजनता। मेरी जो सजनता है वो चुपचाप है, स्तंभ है, और तेरी विजनता जो है वो मतलब बार बार वैसे, मतलब जैसे वास्तव में जो योद्धा है वो चुप खड़ा है, और जो अधजल गगरी है वो छलकता ज्यादा रहता है। कई बार जैसे मान लो ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है ना, अजीर्ण हो जाता है, और फिर उनको कुछ कहते हैं तो वो सीधा क्या है कि वो ये नहीं देखते सामने कौन खड़ा है कौन नहीं, होता है जो मुंह में आया बक दिया, होता है ना, वो होते हैं विजन। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? विजन होते हैं, और ऐसे आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। मूक स्तब्ध, यहां जो चमत्कार है, मूक स्तब्ध सदनता मेरी कल कल विकल विजनता, तो बहुत जोरदार वर्णन है। संवृत्ति वक्रता, सर्वमान्य। अब आपको यहां होगा सर इतने याद कैसे होंगे? अरे याद कैसे होंगे भाई, आप सीधा लिखो पद पूर्वार्ध वक्रता, वक्रता लिखा आपने, उसके बाद उसके जो 8 भेद हैं, 4 5 6 7 और 8 के नाम लिख लो। बस आप तो उनके मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेज के अंदर थोड़ा बहुत तो शॉर्ट में बनाना ही पड़ेगा। संवृत्ति वक्रता कैसे होती है? संवृत्ति वक्रता सर्वनाम के प्रयोग द्वारा संवृत्ति से प्राप्त जो वक्रता होती है वो क्या कहलाती है? संवृत्ति वक्रता कहलाती है। इसमें क्या होता है? मतलब सर्वनाम के माध्यम से कुछ छिपा लिया जाता है। सर्वनाम के माध्यम से संवृत्ति से प्राप्त वक्रता का मतलब हो गया, मतलब संवृत्ति। अब आप कहोगे सर संवृत्ति है क्या? यह समझ नहीं है। देखो संवृत्ति का मतलब होता है वस्तु गोपन। क्या मतलब होता है? वस्तु गोपन, मतलब सर्वनाम के द्वारा छिपा लिया जाता है, वस्तु को छिपा लिया। जैसे मुझे पता है कि सुरेश आया है, पापा ने मुझे कौन आया? मैंने कहा कोई आया है, तो बता दे कौन आया है। आपको क्या करना है? कोई आया है, मेरी है कोई। अब मेरी है कोई बोलते हो ना अक्सर कि कौन है? मेरी है कोई। अरे तो मेरे कौन है? नाम तो बता सकता है। नहीं बताऊंगा। यानी सर्वनाम के माध्यम से मूल वस्तु को छिपा लेना, संवृत्ति यानी वस्तु गोपन, संवृत्ति वक्रता। जो मूल वस्तु को छिपाने से चमत्कार, कुछ रंग ढंग वह पावे, पड़ी तरल यमुना तरंगिणी घनी खड़ी हो जावे, तो उस अंग भंगिमा का कुछ रंग ढंग वह पावे। तो यहां कुछ कहकर जो है वो वस्तु को छिपाने का प्रयास किया गया है। ये 5वां भेद था। वृत्ति वक्रता, समास, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय आदि से युक्त जो वृत्तियां होती है वहां पर क्या होती है? मतलब इसमें क्या होगी? आप इन चीजों को छोड़ दो, बस इसको पकड़ लो। समास, तुमने यह कुसुम विहग लिबास क्या अपने सुख से स्वयं बुना, है ना। कुसुम विहग लिबास, तो जहां पे सामासिक पद होंगे, जहां पे सामासिक पद होंगे ना, वहां आपको वृत्ति वक्रता देखने को मिलेगी। ये हम कुंतक के वर्ण जो वक्रोक्ति के 6 भेदों में दूसरा भेद जो है पद पूर्वार्ध वक्रता, उसका 6ठा भेद कर रहे हैं। उसके बाद है लिंग वैचित्र्य वक्रता, लिंग की विचित्रता के कारण, जैसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के प्रयोग के कारण होता है। सिखा दो ना हे मधुप कुमार मुझे भी अपने मीठे गान। देखो अब यहां मधुप कुमार जो है, मतलब अक्सर हम प्रकृति को जो है, प्रकृति को हम स्त्रीलिंग में ही जो है पढ़ते आए हैं।
ठीक है, लेकिन पहली बार प्रकृति को पुल्लिंग के रूप में मधुप कुमार कहकर संबोधित किया गया है। यहां पर इस कारण से चमत्कार है, यहां पर इस कारण से जो है वह चमत्कार देखने को मिल रहा है। मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। और एक चीज होता है, देखो एक चीज होती है, हिरण, मतलब हिरण जो होता है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और जहां शेर होता है वो मात्र 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी शेर जो है वो अक्सर हिरण का शिकार कर लेता है। रीजन क्या है? रीजन है भय। किसके मन में? हिरण के मन में। वो भय के कारण जो है वो बार बार रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखता है, और इसी कारण जो बाघ है वो उसका शिकार कर लेता है। यानी भय के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है, और आत्मविश्वास में जब कमी आती है तब हम अपने लक्ष्य के प्रति 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आता है, और इसके पीछे कारण है भय कि अरे ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भय ही आपको समझने से क्या रोक कर रहा है? रोक रहा है। ठीक वैसे ही ये टॉपिक है। जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया 2-3 दिन पहले कि मुझे बढ़िया पढ़ाना है, मेरे मन में भय नहीं था। भय नहीं था, मैंने इस टॉपिक की एक एक चीज पर बाकायदा खुद समझा। क्या मेरा कोई गुरु था? क्या मुझे किसी ने पहले समझाया था? ये टॉपिक मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं पढ़ा था, पहली बार पढ़ा, समझ लिया। कैसे? कि मुझे स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाना है, दैट्स इट। यानी मुझे तेज दौड़ना है बस, चाहे मेरे पीछे बाघ है यानी भय रूपी बाघ है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं मतलब। आप जब तक ये भय जो है ना, इससे छुटकारा नहीं प्राप्त करोगे ना, तब तक चाहे आपकी स्पीड 90 की क्यों ना हो, और आप जीत नहीं सकते। इसलिए अब ये जो लिंग वैचित्रता है, इसमें मधुप कुमार कहने से क्या चमत्कार? अरे चमत्कार इस तरह से आया कि प्रकृति को स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन मधुप कुमार कहकर जो है मतलब प्रकृति को संबोधित किया गया, तो इसमें चमत्कार आया लिंग की विचित्रता के कारण। ऐसे ही अगली 8वां भेद है पद पूर्वार्ध वक्रता का, कि क्रिया वैचित्र्य वक्रता, कि क्रिया की विचित्रता के कारण जो वक्रता आती है उसे बोलते हैं क्रिया। यानी आननते छलकी परे आंखें। अब देखो छलकी शब्द, छलकना क्रिया को छलकी कहकर संबोधित। आननते मुख, आनंद मुख को कहते हैं। आननते छलकी परे आंखें। अगला उदाहरण देखो, उन्नत वृक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। ये कई बार तुकबंदियों में जो क्रियाएं हैं वो सहयोग करती है। अब जैसे ये आनंद, आंखें, उन्नत वृक्ष, आलिंगन, यहां पे कहीं पर कोई वक्रता नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको कहां दिखाई देगी? क्रिया व्यचित। खैर आपको तो इतना उदाहरण देके पूछेंगे ही नहीं। स्टूडेंट क्या है, सर इतना पूछते ही नहीं है, आप तो फालतू बता रहे हो। ऐसे भी आते हैं, और स्टूडेंट बहुत तरह के होते हैं, मैं तो रोज फेस करता हूं। सर है ना, पीछे एग्जाम में पूछा ही नहीं। मैंने अभी पूछा, मैंने कहा यार वक्रोक्ति के आज तक ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देखे। बोला हाँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आए। तो इसका मतलब क्या आएंगे भी नहीं? ऐसा थोड़ी है, आज तक नहीं पूछा गया, क्या वो अब नहीं होगा? ऐसा नहीं है, पूछे जा सकते हैं। उन्नत वृक्षों में आलिंगन सुख लहरों सा तिरता। हां इतना दावा करता हूं, अगर उदाहरण पूछे इन्हीं में से पूछेंगे। ये 8 भेद पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे पद परार्ध वक्रता, पद के बाद की वक्रता। पद के परार्ध, अर्थात परार्ध का मतलब होता है प्रत्यय, परार्ध का मतलब होता है प्रत्यय से उत्पन्न वक्रता। इसके 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। किसी के 8 हैं, किसी के 6 हैं, ठीक है। सबसे पहली वक्रता आती है काल वक्रता। काल वक्रता, हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। तो यहां पे जो ये काल को लेकर, समय काल, मिलेगा जाएगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। मतलब यहां पे काल के कारण जो है चमत्कार आया है कि भाई आज जो घटित हो रहा है एक समय मेरा भविष्य इस प्रकार से होगा। काल के कारण वक्रता है। कारक वक्रता, कारक वक्रता कैसी होती है? झिंगुर के स्वर का प्रखर तीर केवल प्रशांत को रहा चीर। झिंगुर के स्वर का प्रखर प्रखर तीर केवल प्रशांति को रहा चीर। अब यहां पे जो तीर है ना, ये तीर को कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। किसके रूप में प्रयुक्त किया गया है? कर्ता कारक। जबकि यहां पे इसको कर्ण कारक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था। तीर के द्वारा जो है, क्योंकि देखो
तीर खुद केवल किसी चीज को चीर नहीं सकता, तीर के द्वारा किसी व्यक्ति ने चीरा है। तीर खुद चल के नहीं जा सकता कि धनुष से तीर उठा, धनुष के अंदर एंट्री की, धनुष को बोला खींच थोड़ा सा मैं निकलता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी तीर के द्वारा नायक ने जो है ऐसा कार्य किया, लेकिन यहां पर तीर को कर्ता कारक के कर संबोधित किया गया है, जबकि यहां बोलना था कि भाई तीर के द्वारा केवल प्रशांति को रहा चाहिए, समझ रहे? तो इसलिए यहां पर कारक वक्रता है। क्या है? कारक वक्रता है। उसके बाद है संख्या या वचन वक्रता। वचन वक्रता देखिए बहुत बढ़िया, ये भी वचन वक्रता देखिए कि हमी भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। हमी भेज देती है, आपको पता है हमी छात्र धर्म, यानी ये किसी क्षत्रिय माता का कथन है। क्षत्रिय माता यानी जो अपने राजस्थान में एक समय जो राज दरबार, जो राजपूत जाति है, जहां पर जिसे स्वाभिमान का प्रतीक कहा जाता है, जिसे आदर्श मतलब एक आदरणीय कहा जाए, मतलब एक तरह से जो यूं कह सकते हैं कि सम्मान क्या होता है वो देखने को मिलता है इस संस्कृति के अंदर। इसीलिए राजपूताना से जो है वो राजस्थान की संस्कृति प्रसिद्ध होती है मोस्ट। यहां पे कहना क्या चाहती है? मैं ही भेज देती हूं। एक जो छत्रियाणी कह रही है मैं ही भेज देती हूं रण में, तो मैं की जगह हम कहकर संबोधित जो है वो राजपूत जाति में ही कहा जाता है। जो क्षत्रिय जाति है उस क्षत्रिय जाति में मैं की जगह हम प्रयोग करते हैं कि हम आज जो है आज नहीं आएंगे, हम कल। खुद को आदर देने का जो भाव है वो क्षत्रिय जाति में देखना। तो यहां पे वचन वक्रता है। हालांकि एक सिंगल है कि मैं अकेला सिंगल आदमी काम कर रहा है, लेकिन मैं को हम कहकर संबोधित करना, इस कारण से यहां क्या है? वचन वक्रता है। क्या है? वचन वक्रता। पुरुष वक्रता कैसे होती है देखते हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। कितना गजब उदाहरण है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मान लो जो कहता है कि जा 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 जा, तेरी गर्ज नहीं मुझे, तू जा, मुझे तेरे से काम नहीं पड़ेगा, ऐसा बोल दिया आपको किसी ने। कुछ समय बाद उस आदमी को आपकी जरूरत पड़ी, उसने आपका याद किया, है ना, आपको याद किया, ये बात आपको पता चली, तब आपने ये पंक्ति बोली कि करके ध्यान आज इस जन को, अर्थात मुझे, करके ध्यान आज मुझे यानी मेरा करके ध्यान आज मेरा निश्चय वे मुस्काए। करके ध्यान आज मेरा निश्चय वे मुस्काए। तो यहां पे मेरा आना चाहिए था, यहां पे उत्तम पुरुष आना चाहिए था, लेकिन कह दिया कि नहीं बोलते मन क्या तू है ना किस बंदे से बात कर रहा है, तू इस बंदे से बात कर रहा है, इस बंदे से क्या, ये जो इस बंदा तू मुझसे बात कर रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लेकिन बोला तू मुझसे, अरे इस बंदे की तो बात ही अलग है। ये खुद को ही मतलब खुद के लिए अलग सर्वनाम का प्रयोग करना, ये वचन पुरुष वक्रता कहलाती है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, ये होती है पुरुष वक्रता। क्या कहलाती है? पुरुष वक्रता कहलाती है ना। ईमानदारी से जिनमें साधारणीकरण हो चुका है, यानी जो मुझे इस तरह से, जो जिस रस से, जिस आनंद से मैं पढ़ा रहा हूं उसी आनंद को महसूस कर रहे हैं, तो अपने बीच में साधारणीकरण की अवस्था आ चुकी है, यानी आपके मन की मलिनता समाप्त हो चुकी है, अनेक प्रकार का अन्य प्रकार का ज्ञान समाप्त हो चुका है, रजोगुण तमोगुण समाप्त हो चुके हैं और आप सतोगुण में चल रहे हैं और आपको एक एक चीज समझ आ रही है। अगला है उपग्रह, नहीं है बल्कि ये उपसर्ग है, यूं मान लीजिए उपसर्ग वक्रता, है ना। उपसर्ग वक्रता कह सकते हैं, बल्कि उपसर्ग वक्रता भी सही रहेगा, उससे थोड़ा समझने में ज्यादा आसान रहेगा, है ना। बाकी से उपग्रह ही बोला जाता है, बल्कि ठीक है ना, उपसर्ग तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। उपग्रह वक्रता हमारे हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ये संस्कृत में ही संभव होती है, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफी है, मतलब पूरा संस्कृत से संबंधित है, ये अपने हिंदी से रिलेटेड नहीं है। ठीक ऐसे ही ये जो प्रत्यय वक्रता है ना, ये भी मुख्य रूप से संस्कृत से ही संबंधित है, संस्कृत में इसका ज्यादा प्रयोग होता है प्रत्यय वक्रता और उपग्रह वक्रता का। लेकिन एक चीज बताता हूं आपको कि हमारे यहां प्रत्यय में भी कुछ वक्रता आती है, जैसे पीएसु कहू संदेशड़ा हे भौरा एक काग, हे भौरा हे काग। अब यहां पे जो संदेश, ये जो
इस ड़ा लगाने से क्या हुई है? वक्रता। इसे प्रत्यय वक्रता कहते हैं कि पियसु कहू संदेश हे भौरा एकाग, वो आनंद नहीं था, वो चमत्कार नहीं था। पियसु कहू ए संदेशड़ा ए भौरा एकाग, मेरे प्रियतम से जाके संदेश कहो ए भौरे ए कौए, है ना। तो ये ऋणा लगाने से जो है वो प्रत्यय वक्रता, ये ऐसी वक्रता फिर भी यहां हिंदी में बहुत कम देखने को मिलती है। ये दोनों वक्रता संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलती है। इन दोनों को पद वक्रता के रूप में मान सकते हैं। ये दो वक्रता और भी बताते हैं कुंतक, ठीक है। ये कितने भेद हो गए? 6 हो गए। ये 6 हो गए ना। इनके अलावा 2 वक्रताएं और बताई जाती है जो भेदों में शामिल नहीं किए जाते, इनको पद वक्रता में एक्स्ट्रा शामिल करते हैं। उपसर्ग के प्रयोग कौशल के कारण वक्रता आती है। जैसे एक बार पीकर प्रमथ हुआ जहां, मैं इसको यूं समझा सकता हूं, जैसे देखो आपको पता है शुद्ध भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो लिख दे विशुद्ध, ठीक है। इसी तरह से लोचन भी लिखा जा सकता था, लेकिन वो लिख दे विलोचन। बात समझ रहे हो आप, है ना। ठीक ऐसे ही क्या है, मत भी लिखा जा सकता था, लेकिन एक बार पीकर प्रमत हुआ जहां शुद्ध, शुद्ध फिर अपनी पराई उसको खाए, तो ये उपसर्ग के कारण वक्रता आती है। निपात मतलब होता है, आपको पता है निपात मतलब किसी बात को ही भी तक, ये निपात होते हैं। निपात के प्रयोग से भी वक्रता आती है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसका। जनकर जननी ही, देखिए यमक अलंकार हो सकता है कि नहीं हो सकता, जन जननी, जनकर जननी ही जान न पाई जिसका। तो यहां पर ये क्या है, ये निपात वक्रता है। कौन सी वक्रता है? निपात वक्रता। ये 2 वक्रताएं एक्स्ट्रा बताई जाती है। अब आता है चौथा भेद। हम कौन से, हमने पढ़ी वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध के 8 भेद, पद परार्ध के जो है, पद पूर्वार्ध के 8, पद परार्ध के 6 भेद। और अब पढ़ेंगे वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता जब आप देखोगे, इसे वाच्य वक्रता अर्थात वस्तु वक्रता भी कहते हैं। यहां वस्तु से तात्पर्य है कि वर्णन किया हुआ विषय, इसके 2 भेद हैं। वर्णन किया हुआ विषय, इसके 2 भेद हैं, एक सहज वस्तु वक्रता और एक अर्थालंकारों का प्रयोग। ये अब थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, लेकिन टफ होने नहीं देंगे अपन, इसको बहुत इजी वे में कर लेंगे। सहजा वस्तु वक्रता मतलब होता है वय संधि। ध्यान से समझ लेना, वाक्य वक्रता यानी पूरे वाक्य में क्या होगा, चमत्कार होगा। ये चमत्कार कहां कहां देखने को मिलता है? 2 तरह के भेद होते हैं, सहजा और अर्थालंकार। सहजा मतलब सहज रूप से, यानी जहां वय संधि का, ऋतु संधि का, नारी के अंगों का सौंदर्य, उषा काल की उज्जवल आभा आदि आदि शब्द, शब्द थोड़ी होगा यहां पे, क्या होगा, सहज सुंदर, हां सहज सुंदर आदि सहज सुंदर विषयों का स्वाभाविक रूप में वर्णन इसी के अंतर्गत आता है। मतलब आप इस याद रखो कि वाक्य वक्रता यानी पूरे वाक्य में चमत्कार होता है। अब वाक्य में चमत्कार कैसे होगा सर? 2 तरीके से होगा, एक सहज वस्तु वक्रता और एक अर्थालंकारों के प्रयोग के कारण। सहज वस्तु वक्रता कैसे होगी सर? जहां पर वय संधि, ऋतु संधि, नारी के अंगों का वर्णन, उषा काल की उज्ज्वल आभा का वर्णन जहां होगा, जहां मतलब एक तरह से समझ लो जहां मन को रमाने वाला मनोरम वर्णन होगा, वहां पे क्या होगा? सहज वक्रता। अब दूसरा होता है अर्थालंकारों का प्रयोग। जहां कोई अर्थालंकार व्यंग्य रूप में मानते हैं, वहां कुंतक ने वाक्य वक्रता मानी है, जहां अर्थालंकारों का प्रयोग होगा, ठीक है ना। कुंतक ने, ये तो शायद मुझे, हाँ ये आनंदवर्धन मानते हैं, आनंदवर्धन, समझ गए। मतलब आनंदवर्धन जहां अर्थालंकार व्यंग्य रूप में मानते हैं, आनंदवर्धन जो कहते हैं वो कहते हैं जहां अर्थालंकार व्यंग्य रूप में मानते हैं, कुंतक ने वहां भी वाक्य वक्रता मानी है। कुल मिला के अर्थालंकारों में जहां व्यंग्य होता है, कुंतक वहां वाक्य वक्रता मानता है। आनंदवर्धन अर्थालंकारों में जहां क्या मानता है? व्यंग्य रूप में, सॉरी, आनंदवर्धन जहां कोई अर्थालंकार व्यंग्य रूप में मानते हैं, वहीं कुंतक ने वाक्य वक्रता मानी है। 5वीं आती है प्रकरण वक्रता और 6ठी आएगी प्रबंध वक्रता। ये दोनों समझ लेना, ये समझने वाला खेल है सारा। प्रकरण वक्रता में क्या होता है? प्रबंध का एक देश अर्थात कथा प्रसंग। यह वक्रता 8 प्रकारों से उत्पन्न की जा सकती है।
प्रकरण, प्रकरण का मतलब होगा पूरा प्रबंध काव्य नहीं, बल्कि कोई एक विशेष प्रकरण, कोई एक विशेष घटना, कोई एक विशेष घटना, कोई एक विशेष, पहली 8 प्रकार में पहली स्थिति होती है भावपूर्ण स्थिति, कोई विशेष घटना जो भाव विभोर कर दे, जैसे पात्रों के चरित्र का उत्कृष्ट हो, भाव पूर्ण स्थिति की उद्भावना जिससे पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष होना चाहिए। आया फिर तू राम कोख में मानो मेरी, लक्ष्मण मेरी गोद रहे सुशैया तेरी, जन्म जन्म में यही कोख जननी में पाऊं, मां मैं लक्ष्मण इसी गोद में पलता जाऊं। तो एक मतलब किसी पात्र के, कोई पात्र है, कोई अपने माता को लेकर जो है वो मतलब मातृ भक्त है, कोई पितृ भक्त है, कोई माँ अपने पुत्र को लेकर मतलब इतनी ज्यादा, यानी उसके चरित्र का पता चलता है कि उसका चरित्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। इस बात का जहां पता चलता है किसी पंक्ति में, वहां भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना होती है और वहां उसके भाव में वक्रता होती है। यहां क्या है, यहां किसी शब्द वगैरह में नहीं, यहां भाव में वक्रता है, पूरे भाव में वक्रता है। और वो भाव क्या दर्शा रहा है, वो किसी पात्र के चरित्र के उत्कर्ष को दर्शा रहा है। दूसरा होता है उत्पाद्य लावण्य। लावण्य का मतलब समझते हो, लवणता यानी सुंदरता, लावण्य यानी सौंदर्य। ऐतिहासिक कथा वस्तु में कवि कल्पना द्वारा मधुर काव्य या सौंदर्य की उत्पत्ति। उत्पाद्य लावण्य का मतलब सौंदर्य उत्पत्ति। इसके 2 रूप हैं, अविद्यमान की कल्पना करना पहले तो, ठीक है। उत्पाद्य लावण्य में होता है अविद्यमान की कल्पना, अर्थात नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आपको पता है सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता जो तुलसी में भी नहीं मिलती, वो क्या है? नवीन प्रसंगों की उद्भावना। इसका मतलब समझते हो आप? मैंने कहां जोड़ दिया? भक्ति काल से जोड़ दिया, है ना। यानी ये अविद्यमान की कल्पना, जो विद्यमान है ही नहीं उसकी कल्पना कर लेना, ये जो चीज है ये कहां मिलती है? ये सूरदास में ज्यादा मिलती है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना मतलब सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। सौंदर्य की उत्पत्ति कैसी होती है? वो होती है अविद्यमान की कल्पना करके। जैसे साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी के हृदय में अपने पति के प्रति और भी अधिक अविश्वस्त होने और उसे अनिष्टकारी समझाने का यह एक नूतन कारण प्रस्तुत किया। मतलब इसका मतलब यह होगा, इसको यूं समझो, आपको यहां से समझ नहीं आएगा। अविद्यमान की कल्पना, जैसे किसी पे कोई आरोप लग रहा हो, किसी पे कोई दोष लग रहा हो, ठीक है, और उसको दोषी ठहराया जा रहा हो, तब वहां पर एक ऐसा कारण ढूंढकर लाना, नवीन प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग ढूंढकर लाना जिससे उसका दोष कम हो जाए और उसको गुनहगार न माना जाए कि भाई इससे जो अपराध हुआ वो अनजाने में हुआ था, उस वक्त तो ये कारण हुए थे, इस कारण से हुआ था। जैसे मतलब जैसे ये उदाहरण देखते हैं, पहले फिर बताता हूं मैं। एक दुष्यंत शकुंतला का, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह, गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी यह तान। ये जो है ये उत्पाद्य मतलब एक तरह से यूं मान लो कि नवीन प्रसंग लेकर आए हैं। वास्तव में कैकेयी के हृदय में अपने पति के प्रति जो अविश्वास का भाव था कि कहीं वो राज्य राम को न दे देवे, तो उसे अनिष्टकारी समझाने का यह एक नूतन कारण प्रस्तुत किया। मतलब वो अविश्वस्त होना और उसे अनिष्टकारी समझाने का यह एक नूतन कारण क्या बताया कि भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे, घर पे भी नहीं बुलाया, गूंजते थे रानी के कान, तीर से लगती थी यह तान। इसी प्रकार साकेत में कैकेयी के पश्चाताप प्रसंग जो है, लक्ष्मण शक्ति का संवाद सुनकर अयोध्या वासियों का रण सज्जा प्रसंग आदि, ये सारी इस प्रकार के नवीन प्रसंग हैं जो किसी भी रचना को जो है वो श्रेष्ठता की कगार पर ले जाते हैं। आप इसको यूं समझ लो, नवीन प्रसंगों का कार्य ये होता है कि जो रचना होती है उसमें जो एक मतलब एक गति, स्थिर गति चल रही होती है, उसमें उछाल आता है, उसमें उद्दीप्तता आती है, यूं समझ सकते हो। जैसे यूं मान लो कि दुर्वासा के शाप, जो दुर्वासा ऋषि होते हैं,
कि शाप की कल्पना द्वारा दुष्यंत के चरित्र को लज्जित होने से बचाना, कि भाई दुष्यंत ने जो ये कार्य किया, दुष्यंत को आलोचना होती है, दुष्यंत ने ये कार्य किया तो इसके पीछे तो दुर्वासा का शाप था, इसलिए दुष्यंत ने ऐसे कार्य किया, वरना दुष्यंत ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये जो नवीन प्रसंग लाए जाते हैं ये होते हैं अविद्यमान की कल्पना, जो कारण थे ही नहीं उनको कारण मान लिया, उनको कारण बना देना, वो होती है अविद्यमान की कल्पना। उससे क्या होता है, सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, उससे चमत्कार, सौंदर्य मतलब चमत्कार, उससे चमत्कार की उत्पत्ति होती है। आगे और देखिए, विद्यमान का संशोधन, ये बहुत बढ़िया। दूसरा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो होता है नवीन प्रसंग लाना, एक तो होता है नवीन प्रसंग लाना, अविद्यमान की कल्पना। एक जो विद्यमान होता है ऑलरेडी, जो कारण हमारे पास होता है, उसमें संशोधन कर देना। ये बहुत गजब लगा, इससे मुझे आज ऐसा लगा कि वास्तव में हम जो कई बार उलझ जाते हैं आपस में विवाद करते समय, उलझने की जरूरत ही नहीं है। विद्यमान, विद्यमान क्या है, भगवान राम, सीता, लक्ष्मण वनवास गए, झोंपड़ी में बैठे, सीता जी को एक हिरण दिखाई दिया और सीता जी ने भगवान राम से कहा मुझे वो हिरण चाहिए। भगवान राम उस हिरण के पीछे दौड़े, ठीक है, भगवान राम कुछ देर आए नहीं, सीता जी को चिंता हुई, लक्ष्मण जी से कहा कि तू जा, आप जाओ और जाके राम जी को खोजो। ये है विद्यमान। इसमें संशोधन कर दिया कि हरिण के पीछे लक्ष्मण जी को भेजते हैं, लक्ष्मण को भेजना, यह हकीकत हुआ है। हम पढ़ते हैं भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल वगैरह हम पढ़ते हैं कि रामायण, ये रचना रामायण पर आधारित है, ये रचना रामचरितमानस पर आधारित है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो जो रचनाएं हैं ना, तो वो जो रामायण पर आधारित है उनमें क्या होता है, प्रसंग, विद्यमान प्रसंग होते हैं ना, उनमें संशोधन कर देते हैं कि हरिण के पीछे लक्ष्मण जी को भेजना और राम जी को लक्ष्मण की सुरक्षा या के लिए भेजना। ये एक क्या था, विद्यमान जो था उसमें क्या कर दिया, संशोधन। मतलब लक्ष्मण की प्राण रक्षा के लिए राम जी को भेज देना, यह होता है विद्यमान में संशोधन। अब उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि उससे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। पौमचर्यु पढ़ी हमने, पौमचर्यु में भगवान राम, लक्ष्मण, इनको युद्ध के बाद जो है भद्र होते हुए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म ग्रहण करते हुए बताया गया। तो इससे क्या होता है, सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। सौंदर्य मतलब चमत्कार की उत्पत्ति होती है। चमत्कार मतलब बोला कुछ, मतलब अरे यार ये गजब चीज है, ये क्या वर्णन किया, चलो इसको और पढ़ते हैं, कुतूहल जागृत होता है। ये होता है विद्यमान में संशोधन। इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। इस तरह के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। वास्तविक घटनाओं को अलग तरह से प्रस्तुत कर देना, जैसे कहते हैं गल रामायण में तो ये, हम कई बार सीरियल देखते हैं, रामायण में तो ये है, रामचरितमानस में तो ये लिखा हुआ है, ये टीवी में गलत बता रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं था, इसमें तो ऐसा हुआ था, हम बोलते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, विद्यमान में संशोधन कर दिया। और ये चीज आपको बहुत जगह देखने को मिलती है ना। आगे चलिए, प्रमुख कथा और प्रासंगिक कथाओं का उपकार्योपकारक भाव, अर्थात कथाएं परस्पर एक दूसरे को उपकार करती हुई अंततः प्रमुख कार्य को उपकार करें। अब मतलब एक दूसरे की घटनाओं का मतलब एक दूसरे पर निर्भर होना, मतलब यूं समझ लो एक दूसरे पर निर्भर होना। जैसे मतलब उत्तर रामचरित जो है, एक रचना है, आपको पता है उत्तर रामचरित। इस रचना के प्रथम अंक में क्या किया गया है, प्रथम अंक में क्या किया गया है, कोई अस्त्र है भगवान श्री राम ने जो जृंबकास्त्र नाम के कोई अस्त्र हैं, उनकी पावर को बताया है, उनकी शक्ति को बताया है ना। क्या नाम है उसका, जृंबकास्त्रों की अद्भुत शक्ति को बताया है। फिर क्या होता है, पांचवें अंक में वो सारे अस्त्र जो हैं लव को प्राप्त होते हैं, जो लवकुश होते हैं, उनमें जो लव है वो उन अस्त्रों का क्या करते हैं, पांचवें में लव उन अस्त्रों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब क्या हुआ कि दो कथाएं, मतलब प्रमुख कथा और प्रासंगिक कथा में संबंध होता है। प्रमुख कथा तो ये थी भगवान श्री राम की, उसमें जो लव है ये प्रासंगिक कथा है, एक प्रसंग है जिसमें लव उन अस्त्रों का प्रयोग करता है। अगर मान लो प्रथम अंक में हमें उन अस्त्रों के बारे में बताया ही नहीं जाता, तो हम क्या सोचते हैं, अल्ले ये कहां से आ गए, ये तो बताया ही नहीं,
ये तो थे ही नहीं, कहां से आए, कहां से। जैसे कई बार मूवीज होती है, उसमें कोई हीरो अचानक से निकल के आ जाता है, अल्लाह ये तो फिल्म में ही नहीं था, ये कहां से आ गया, ये तो उसमें मर गया था, इस प्रकार से बातें होती है। लेकिन अगर हमें ये बता दिया जाता है कि यहां पर जो है मतलब पहले बता दिया गया प्रथम अंक में ये अस्त्र हैं, इनकी अद्भुत शक्ति है, फिर अगर पांचवें अंक में लव उनका प्रयोग कर रहा है, तो हमें ये एहसास रहेगा कि हाँ उस वक्त बताया था ये बड़े पावरफुल है और इसे इस प्रकार का जो तपस्या करने के बाद या कोई इतना बलशाली बालक ही प्रयोग कर सकता है। तो ये होती है प्रमुख कथा, और प्रासंगिक कथाओं में उपकार्योपकारक भाव होते हैं। ठीक है। फिर है किसी एक प्रकरण का अत्यंत मनोहारी वर्णन। पूरी रचना में, पूरी कथा में एक प्रकरण ऐसा आता है जिसका बड़ा शानदार वर्णन होता है। जैसे कथा के किसी एक प्रकरण का या नवीन मनोहारी वर्णन प्रबंध काव्य को वक्रतापूर्ण बना देता है। समझ के बात आप? जैसे मैं आपको क्या बताऊं, जैसे सब जगह होते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासों में संगोपता नेम है, प्रसिद्ध है। ठीक है। ऐसे ही और रचना, जैसे मान लो कोई और रचना तो कोई याद ही नहीं आ रही, जैसे कामायनी है, कामायनी रचना में भी आपको पता है जो लज्जा का वर्णन है, लज्जा है ना, काम वासना लज्जा, तो जो लज्जा का वर्णन है वो एक ऐसा प्रसंग है जो बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है, वो होता है किसी एक प्रकरण का अत्यंत मनोहारी वर्णन। फिर आता है रोचक प्रसंगों का विशेष विस्तार से वर्णन। षड ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय, जल क्रीड़ा, मधुपान, ये रोचक प्रसंग जहां आ जाते हैं ना, जिसमें लोगों की ज्यादा रुचि रहती है, उनका विस्तार से वर्णन कर देना। अगला, अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना द्वारा प्रधान कथा वस्तु सिद्धि। ये और देखिए क्या कहता है, अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना द्वारा प्रधान कथा वस्तु की सिद्धि। अर्थात जैसे मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य द्वारा नियुक्त पुरुष द्वारा आत्महत्या का प्रपंच करना, अब यह अप्रधान है। चाणक्य आत्महत्या का जो है वो क्या कर रहा है, प्रपंच रच रहा है, यह अप्रधान घटना है। लेकिन जिससे चाणक्य राक्षस को जीवित बंदी बना सकने में सफल होता है, तो अप्रधान किंतु सुंदर प्रसंग की उद्भावना द्वारा प्रधान कथा वस्तु की सिद्धि होती है। मेन कार्य की सिद्धि, अकारण से मुख्य कारण की सिद्धि होना, यह छठी वक्रता है। फिर होता है गर्भांक। नाटक के एक अंक में एक लघु अंक की रचना जिसमें एक कुशल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर लेता है। यानी पूरे नाटक में एक अंक ऐसा आता है जिसमें जो कुशल नट होता है, जो मेन नायक होता है, यूं कह सकते हैं जैसे सीता स्वयंवर, ये क्या है, मतलब जो भी रामचरितमानस जहां भी है, जो सीता स्वयंवर का जो वर्णन है वो एक तरह से गर्भांक है। अर्थात नाटक के एक अंक में एक लघु अंक की रचना जिसमें एक कुशल नट सामाजिक का रूप ग्रहण कर लेता है। सीता स्वयंवर को एक तरह से गर्भांक कहा जाता है। जैसे राजशेखर के बाल रामायण, हाँ ये अच्छा, ये रामचरितमानस में नहीं, वहां तो विस्तृत है। राजशेखर के बाल रामायण, राजशेखर ने जो बाल रामायण लिखी है ना, उसमें जो सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है ना, उसमें जो सीता स्वयंवर है वो एक गर्भांक के रूप में वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकरणों की परस्पर अन्विति, कुछ प्रकरण ऐसे आते हैं जिनकी परस्पर एक दूसरे से क्या होती है, अन्विति, जैसे मुख, प्रतिमुख आदि नाट्य संधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकरणों की परस्पर संबंधता। अब सर ये कैसे होती है, देखो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, दोनों में से कोई सी सब्जेक्ट हो, प्राय सभी प्रबंध काव्य, जितने भी प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, उसमें अन्विति का कारण जो है ना वो विभिन्न प्रकरण है। जो अन्विति जो होती है वो विभिन्न प्रकरणों के कारण होती है। अब सब में अलग अलग प्रकरण है, अब आपके पढ़े हुए नहीं है इसलिए जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे। लेकिन अब छठी प्रबंध वक्रता को पढ़ो, थोड़े सी लास्ट वक्रता है, छठा भेद है, और इसके भी 6 भेद है, छठे भेद के भी 6 भेद हैं। लेकिन ये बहुत गजब है, ये बहुत गजब है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा अब तक का। या तो वर्ण विन्यास अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। देखिए, मूल रस परिवर्तन, प्रबंध वक्रता जो होती है ना, मतलब प्रबंध काव्यों में चमत्कार जो आता है वो आता है या तो मूल रस के परिवर्तन कर देने के कारण। कैसे?
जैसे आधार कथा को हृदयहारी बनाने के उद्देश्य से उसके मूल रस के स्थान पर किसी अन्य रस का क्या हो जाना, निर्वहन कर देना। जैसे रामायण जो है वो कौन से रस प्रधान है? रामायण, रामायण में शांत रस है। रामायण में कौन सा रस है? शांत रस। तो ये शांत रस है, यानी मूल रस कौन सा है? शांत है। मतलब लेकिन उत्तर रामचरित जो लिखी गई उसमें वियोग श्रृंगार, वो किसमें लिखी गई? वियोग श्रृंगार में लिखी गई। देखो मूल रस में परिवर्तन कर दिया। उत्तर रामचरित जब लिखी गई तो मूल रस में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। ये होता है मूल रस का परिवर्तन। ऐसे ही जो महाभारत है, महाभारत तो नहीं, हां, जैसे महाभारत है, महाभारत में देखा जाए तो शांत रस वहां पर भी देखने को मिलता है कि सर बिल्कुल मिलता है, लेकिन सर हमने तो, लेकिन वेणी संहार जो लिखी गई है वो वीर रस में लिख दी। वो किसमें लिख दी? वीर रस में लिख दी। इसी तरह जैसे रामचंद्रिका लिखी, भाई रामायण तो क्या है? शांत रस प्रधान है, लेकिन रामचंद्रिका जो लिख दी वो वीर रस में लिख दी। किसमें लिख दी? वीर रस प्रधान रचना मान जाती है। कौन सी? रामचंद्रिका मान जाती है। ठीक है। और इसी तरह से देखो जो रामायण पर आधारित है एक तरह से साकेत, ठीक है, तो ये चला गया श्रृंगार में। मतलब जो बाकी सारी रचनाएं मतलब इस मूल रचना पर आधारित रचनाएं जो है उनमें रस चेंज हो जाता है। रामचंद्रिका उन्होंने वीर रस लिख दी और ये रामायण पर आधारित है, रामचरितमानस पर आधारित नहीं है। समझ गए बात आप? तो कई बार कथा को हृदयहारी बनाने के लिए रस में परिवर्तन किया जाता है, मूल रस से चेंज कर दिया जाता है। अगला है प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, समझना बात को। प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति। कभी कभी कवि नायक का उत्कर्ष दिखाने के उद्देश्य से इतिहास प्रसिद्ध कथा को किसी विशेष प्रकरण पर आकर कथा की समाप्ति कर देता है, विशेषतः उस स्थिति में जब कथा को प्रवृत्ति भाग को इतिवृत्तात्मक अतएव नीरस होता है। मतलब इसको मतलब यूं समझ सकते हो आप। देखो जहां आपने एक नाटक पढ़ा होगा क्या है? कीर्ता अर्जुनीय। संस्कृत में एक नाटक है कीर्ता अर्जुन नाटक है, कीर्ता अर्जुनीय, यही पढ़ा है मैंने। उस नाटक में क्या होता है कि अर्जुन किरात वेशधारी शिव के साथ युद्ध करने के पश्चात विजय प्राप्त करता है और अपना शौर्य पराक्रम दिखा के वो पाशुपत अस्त्र जो होता है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन कथा उसके आगे भी चलाई जा सकती थी, लेकिन कथा को वहीं समाप्त कर दिया जाता है जहां पर क्या होता है वो विजय हासिल कर लेता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो जैसे महेंद्र सिंह धोनी का जो खेल का जो समय रहा, महेंद्र सिंह धोनी और भी आगे खेल सकते थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कप जीतने के बाद जो है वहीं पर जो है संन्यास ले लिया, जबकि वो आगे खेल सकते थे। संन्यास क्यों लिया? ताकि वो अपनी जो प्रसिद्धि है उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे और बहुत परचम लहर गया था, लेकिन अब वो आगे खेल सकते, नहीं खेले। किस लिए? क्योंकि नायक का उत्कर्ष दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पर वो अगर संन्यास लेते हैं तो उनकी जो वाहवाही है हमेशा के लिए बरकरार रह जाएगी। हो सकता है उसके बाद भी, जैसे सचिन तेंदुलकर, उसके बाद भी काफी लंबे समय तक खेलते रहे, वर्ल्ड कप 2011 जीतने के बाद काफी लंबे समय तक खेलते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके शतक नहीं लगने से, मतलब रन अच्छा स्कोर नहीं बना पाने से उनका वो जो वर्ल्ड कप जीतने के समय जो उत्साह था वो धीरे धीरे थोड़ा कम पड़ता गया। लेकिन ठीक है, मास्टर ब्लास्टर आज भी हैं। मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि कथाओं को आगे ले जाया जा सकता है, कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनको आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन उनकी समाप्ति वो बीच में ही कर देते हैं। वहां पर क्या होता है कि सिर्फ उद्देश्य उनका क्या होता है? नायक का उत्कर्ष दिखा देना, है ना। जैसे मैं बताता हूं आपको, जयद्रथ वध नाटक आपने मैथिली शरण गुप्त का पढ़ रखा है। जयद्रथ वध में क्या होता है कि मैथिली शरण गुप्त ने अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ति जब हो जाती है, जयद्रथ वध में जब अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाती है तो वहां पर वो जयद्रथ वध समाप्त हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त का अगर जयद्रथ वध आपने
नाटक का नाम तो बढ़ रखा है ना, उसमें क्या होता है, वो नाटक समाप्त कहाँ होता है, जहां जयद्रथ वध जो है वो जैसे ही सॉरी क्या बोलते हैं उसे, हाँ, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाती है, वहीं कथन की समाप्ति हो जाती है। जबकि उस नाटक को और मतलब उस काव्य को और भी आगे ले जाया जा सकता था, युधिष्ठिर का राज्यारोहण दिखाया जा सकता था, वहां की घटनाएं दिखाई जा सकती थी, लेकिन नहीं दिखाई। कारण क्या था? कारण यह था कि नायक का उत्कर्ष दिखाना था। तो ये दूसरा होता है प्रबंध वक्रता। जो प्रबंध में जो चमत्कार होता है ना, वो एक तो या तो मूल रस में परिवर्तन करने के कारण होता है, और या होता है प्रकरण विशेष पर कथा समाप्ति कर देने के कारण। फिर उसके बाद होता है कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान की सिद्धि करवाई जाती है। जैसे जैसे शिशुपाल वध में माघ ने शिशुपाल के वध के उपरांत कथा की समाप्ति कर दी, कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान की सिद्धि कर दी। मतलब शिशुपाल वध में जैसे ही माघ ने शिशुपाल का वध होता है, उसके तुरंत बाद क्या कर देते हैं, वो कथा की समाप्ति कर देते हैं। लेकिन जबकि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ तक इसे आगे बढ़ाया जाना था। भाई जो राजसूय यज्ञ जो है ना, वहां तक ये कथा चलनी थी कि कम से कम राजसूय यज्ञ तो बताते, लेकिन उन्होंने शिशुपाल के वध पे ही क्या कर दिया, मतलब वहीं इस पर अन्य कार्य द्वारा प्रधान की सिद्धि मान ली, बोला कंप्लीट हो गए। यहां पर शिशुपाल वध से कार्य की सिद्धि नहीं हुई थी, लेकिन अन्य कार्य द्वारा प्रधान की सिद्धि मान लेना, यह होता है कथा के मध्य में किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान की जब सिद्धि होती है, तब वहां पे प्रबंध वक्रता कहलाती है। नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति, यह भी बहुत अच्छा लगा मुझे। नायक द्वारा अनेक फलों, जैसे मान लो एक विशेष फल की प्राप्ति सिद्धि के लिए तत्पर होने पर अन्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसे एक नायक है, वो अपने पितृ भक्ति के लिए वन में जाता है, वहां पर उसे प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद वहां पर वो किसी मान लो किसी नाग की रक्षा के लिए प्राण त्याग देता है। मैं कोई कथा का ही वर्णन कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरा, मुझे नायक के नाम वाम याद नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। एक नायक है जो पितृभक्ति के लिए जो है वो वन में जाता है, ठीक है। वहां उसे क्या होता है, प्रेम होता है, और वहीं पर वो देखता है कि कोई जीव है, कोई नाग है जो संकट में है, उसकी रक्षा करते करते वो क्या कर देता है, प्राण त्याग। तो इससे उसकी लक्ष्य सिद्धि क्या थी, मतलब वो जो विशेष फल था वो तो था पितृभक्ति के लिए, ताकि वो एक आदर्श पुत्र जाना जाए। लेकिन यहां पर आके वो सच्चा प्रेम करता है, तो एक सच्चे प्रेमी के रूप में उसे सिद्धि प्राप्त होती है, एक फल और प्राप्त हो गया। यहां पर उसे लोक हितकारी यानी दूसरों के लिए अपने प्राण त्याग देने का फल प्राप्त होता है। यानी एक विशेष फल के साथ साथ उसे अन्य फल की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये जो चीज है, जैसे रीति काल में सूफी काव्य में जो ये चांदायन है, मृगावती है, ये लिखे हुए है ना, उसमें आप ये देख सकते हो, नायक द्वारा एक के साथ अनेक फलों की प्राप्ति होने लगती है उन्हें। तो ये होता है चौथा। उसके बाद है प्रधान कथा का घोतक नाम। आप जानते ही हैं, प्रधान कथा, मुख्य कथा के आधार पर ही प्रबंध काव्य का नामकरण द्वारा कथा के मूल रहस्य को प्रकांतर से संकेतित, मतलब उस कथा के नाम से ही उस कथा का जो मूल रहस्य प्रकट हो जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, साकेत है, ठीक है, वो रहस्य, मूल रहस्य को प्रकारांतर से संकेतित करने, रंगभूमि है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मूल प्रबंध काव्य का नामकरण भी मूल रहस्य को उद्घाटित करने वाला होना चाहिए, है ना। मूल रहस्य को प्रकारांतर से संकेतित करने के माध्यम से प्राप्त वक्रता। और भी बहुत से हैं, जैसे वो पंथ वाला जो लोकायतन है, वो भी इसमें शामिल होता है। लोकायतन, उसमें भी क्या इस प्रकार का नामकरण है, ठीक है। अब है एक विषय से संबंध, विलक्षण प्रबंधत्व। एक विषय से संबंध यानी एक मूल कथा पर आधारित परस्पर भिन्न प्रबंधों की रचना। जैसे रामायण पर आधारित वीर चरित, बाल रामायण, प्रतिमा नाटक, रघुवंश काव्य, यानी एक मूल कथा, एक विषय से संबंध, अलग अलग प्रकार की रचनाएं। रामायण पर न जाने कितनी रचनाएं लिखी हुई, एक मूल कथा पर आधारित अनेक प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी गई। क्यों? सिर्फ चमत्कार के लिए, कुछ थोड़ा सा हटकर लिखने के लिए, कुछ मूल रस परिवर्तन करने के लिए, जिससे चमत्कार आने लग जाता है। समझ के बात आप? तो कहने का मतलब हुआ कि एक मूल कथा पर आधारित परस्पर भिन्न प्रबंधों की रचना,
है ना। इसी तरह से जैसे मान लो रामायण पर और हिंदी में लिखी हुई है, जैसे ये तो रामायण पर आधारित संस्कृत की रचना है, जैसे हिंदी में भी लिखी हुई है, जैसे साकेत लिखी हुई है, तो वो हिंदी में रामायण पर ही तो आधारित लिखी हुई है प्रबंधात्मक रचना, ठीक है। जो रामचरितमानस लिखी हुई है वो भी तो लिखी हुई है, ठीक है, और रामचरितमानस, ठीक है, रामचंद्रिका लिखी हुई है। तो एक ही प्रबंध विषय पर जो है, एक ही विषय पर अनेक प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए, किस लिए? चमत्कार के लिए। वक्रोक्ति ये भी एक प्रकार की वक्रता मान जाती है, इसे प्रबंध वक्रता के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो आखिर हम पहुंच गए। मुझे नहीं लगता कितने समय की हो गई क्लास, 1 घंटे 15 मिनट की हो गई, ठीक है। अब हो सकता है किसी को ये हो कि सर है ना आप 2 दिन में करवा देते, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो एक साथ पूरा देखना चाहिए, जितना वो एक साथ देखने समझ आएगा ना उतना 2 बार। और एक किससे पता भी चलता है कई बार कि पेशेंस किसमें है, धैर्य किसमें है, मतलब काफी लंबे समय तक बैठने की शक्ति किसमें है। इस प्रकार कुंतक सम्मत वक्रोक्ति के 6 प्रमुख भेदों में 6, 8, 6, 2, 2, 8, 6 कुल 38 उपभेद हैं। ये सभी सौंदर्य के प्रकार हैं। वक्रोक्तियां अकेले अकेले रूप में भी काव्य सौंदर्य को उत्पन्न करती है तथा एक से अधिक रूप में मिलकर भी करती है। दूसरी स्थिति में काव्य की शोभा कहीं अधिक बढ़ सकती है। तो कुंतक के अनुसार इन्हीं भेदों के अंतर्गत काव्य का सभी प्रकार का सौंदर्य, चाहे वह बाह्य हो अथवा आंतरिक हो, समाविष्ट हो जाता है। कुल मिला के ये सभी भेद उपभेद मिलकर तो कभी अकेले अकेले जो है वो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते रहते हैं। अब इस वक्रोक्ति सिद्धांत में से मैं इतने क्वेश्चन बनाऊंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सर काश हम आपकी क्लास देखते तो बहुत बढ़िया तरीके से हम कर पाते। हमने आपकी क्लास नहीं देखी, और जिसने देखी वो सारे क्वेश्चन सही ढंग से हल कर देगा। हाँ, देखो कहते हैं ना कि संघर्ष से सफलता मिलती है। मैं इस क्लास से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। कई बार मैं खुद बोल देता हूं कि ये क्लास मैं आपको थोड़ा और समझा दूंगा बढ़िया, लेकिन मैं इस क्लास से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, क्योंकि ये क्लास इस तरह की है, यूट्यूब पर पूरे में नहीं मिलेगी आपको। और हो सकता है किसी विद्वान टीचर ने आपको पेड कोर्स में जरूर पढ़ाया हो, लेकिन तुलना करके देख लेना, इतने अच्छे तरीके से वक्रोक्ति सिद्धांत आपको नहीं पढ़ाया होगा जितना मैंने आपको मेहनत करके पढ़ाया। बहुत गजब एफर्ट दिया था, और जितनी मेहनत की ना उतना अच्छा मैं अभिव्यक्त भी कर पाया हूं। अब समझने में अगर आपके थोड़ी बहुत ऐसा लगा कि सर ये चीज समझ नहीं आई, क्लास को 2-3 मैंने 4 किताबों से पढ़ी है। नगेंद्र की वक्रोक्ति पर वो जो भूमिका लिखी हुई है डॉक्टर नगेंद्र की, वो पढ़ी। इसके अलावा मैंने एक किताब है कोई, मतलब कोई ऐसी, ये जो पढ़ते नहीं जैसे विश्वनाथ साहित्य दर्पण वगैरह जैसी कोई किताब है, उनमें से पढ़ी। और एक भगीरथ मिश्र को भी पढ़ा मैंने। इस तरह से 2-3 किताबें पढ़ के फिर मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस टॉपिक को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए। बहुत बढ़िया पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर आपका ऐप एनडीसी नाम से है क्या? अरे यार, रोज क्लास में बताता हूँ हिंदी पॉइंट नाम से, फिर भी टेंशन। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि मतलब जिस नंबर से टेस्ट सीरीज खरीदते हैं बाद में वो नंबर हटा देते हैं, दूसरे नंबर से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। सर हमारी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, अरे दूसरे नंबर से चेक कर। लापरवाह स्टूडेंट है ना, मैं फिर यहां बोलूंगा कुछ आप बुरा मानोगे। लापरवाही करते हो ना तो फिर आप ध्यान रखना, फिर आपका सिलेक्शन के उत्तरदायी नहीं हुआ, फिर आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अगर आप लापरवाही करोगे तो। सचेत होकर पढ़ें। और मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि कई बार क्लासें बहुत जोरदार होगी, और ये आज की जोरदार क्लास में से एक है। 100वीं क्लास में कम से कम ईमानदारी से सभी लाइव आए, उसे एक दिन बताएं कि कम से कम 2000 स्टूडेंट हम लाइव आ सकते हैं। आज एक टारगेट दे रहा हूँ 100 क्लास तक पहुंचने में मुझे कितने मुसीबतें, कितने परेशानियां सहनी पड़ी, कितना पढ़ना पड़ा, कितना एफर्ट लगाने पड़े। तो ये करबद्ध होकर मैं आपसे कह रहा हूं कि 100वीं क्लास में जरूर लाइव रहें, एक दिन तो कम से कम रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ रात्रि।